नमस्कार मित्रों, चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो उनके लिए जो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुचर्चित कहानीकार, साहित्यकार, ब्रिटेन की लेखिका दिव्या माथुर जी की चर्चित कहानी। दोस्तों, ये मेरी प्रिय कहानी है और इस कहानी का संवाद, इस कहानी की कथनी, इस कहानी की कहनी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कहानी शुरू करती हूँ। बेबे साडे फ्लैट द कोड किन्ना ईजी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨ 41 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਨ 10 ਤੇ 41 1041 ਅਮਰ ਮਾਂ ਕੋ ਸਮਝਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਡ मैं कभी नहीं भूलांगी। प्रभजोत आश्वस्त हो गई, किंतु अमर और रत्ना जानते थे कि बेबे भूल जाएगी। वे हैरान थे कि सुबह सुबह उठकर प्रभजोत कंप्यूटर पर गुरबानी लगाना कैसे नहीं भूलती। टीवी पर लंबे लंबे और बोरिंग भाषण सुन सुनकर रत्ना और अमर परेशान हो जाते। प्रभजोत को याद भी नहीं रहता था कि वो क्या सुन रही है और कब से सुन रही है। शुरू शुरू में उसने अपनी छोटी छोटी भूलें यह सोचकर टाल दी कि बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। दाल और सब्जियां जल जाती हैं। कई बार दरवाज़ा खुला छोड़कर वो बाजार भी चली जाती थी। वहां जाकर उसे याद नहीं रहता था कि वे क्या लेने आई और क्या खरीदना था। याको सबरी के निवासियों के लिए अखबार और कागज फेंकने के लिए भी एक कोड था। लॉन्ड्री में जाने के लिए अलग कोड था। कार पार्क में घुसने और निकलने के लिए एक दूसरा कोड था। आम आदमी को जब इतने कोड्स याद रखना मुश्किल लगता था, तिस पर भी प्रभजोत को भूलने की बीमारी तो थी ही। एक दिन जब प्रभजोत पोते आची को स्कूल से लाना भूल गई तो बहू बेटे को फिक्र हुई कि कहीं वे डिमेंशिया या अल्जाइमर से तो ग्रस्त नहीं थी। रत्ना उन्हें एक विशेषज्ञ के पास ले गई, जिसने उनका अच्छे से मुआयना किया और बताया कि प्रभुजोत को कोई चिंताजनक बीमारी नहीं थी। बुढ़ापे में अक्सर लोग नाम और नंबर भूल जाते हैं। दिमागी कसरत के लिए उसने प्रभुजोत से कंप्यूटर गेम्स खेलने को कहा। दफ्तर जाने से पहले रत्ना सारे कामों की सूची फ्रिज पर लगाकर जाती और फिर फोन पर उन्हें याद भी दिलाती रहती। प्रभजोत खुद भी सजग रहने लगी, पर फिर भी डरती थी कि कहीं अपनी पड़ोसन कमलजीत की तरह उन्हें भी ओल्ड एज होम में जाकर न रहना पड़े। पिछली बार जब कमलजीत से मिलने गई थी तो उसने प्रभजोत को पहचाना तक नहीं था। रब, इस तो पहले कि मैं बच्चियां नूं भुल जावां, मैनू तो अपने कोल बुला ले। अमर और रत्ना उन्हें तसल्ली देते रहते कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वे दोनों उन्हें याददाश्त तेज करने के नुस्खे बताते रहते, कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते रहते और या फिर नया सीखने के लिए कहते। उन्हें सिवा गुरबानी सुनने के और कोई शौक नहीं था। ये रब सब ठीक करेगा के भरोसे पर चल रही थी। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जबरदस्त किस्सा गोई है कहानी में। अजीत सिंह भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत था और स्वीडन के भारतीय दूतावास में उसकी आखिरी पोस्टिंग थी, जहां वह अपनी पत्नी प्रभजोत और छोटे बेटे अमर के साथ 4 साल रहा। उनका बड़ा बेटा गोविंद सिंह और उनकी पत्नी परमजीत कौर, जिनके एक बेटा और एक बेटी थी, वो उनके लुधियाने वाली कोठी और उनके कपड़े की 2 दुकानें संभालते थे। स्वीडन में अपनी पोस्टिंग के दौरान ही हरिजीत सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादियां समृद्ध परिवारों में कर दी थी और उनके परिवार भी लुधियाना में बसे थे। प्रभजोत अपने को बड़ा भाग्यशाली मानती थी। घर बार, धन, पोता पोती, नातिन, सब कुछ तो था प्रभजोत को और हरजीत के पास। 4 साल के बाद भारत वापस लौटने का समय आया तो हरजीत सिंह, प्रभजोत और अमर स्टॉकहोम में बने गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए। जमीन पर माथा टिकाया ही था कि हरजीत को दिल का भारी दौरा पड़ा और वो वहीं ढेर हो गया।
कितनी सोहनी मौत होई है, बड़े भाग्यां वालियां नूं नसीब होंदी है। शोकातुर प्रभजोत को लोग यही कहकर ढाढ़स बंधा रहे थे। हरजीत और अमर स्वीडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਉਸकी सही हरजीत और अमर स्वीडन ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ अमर ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ही टिक जाओ। उनकी सहेलियों ने सलाह भी दी थी। गुरुद्वारे में उनके मित्र थे। जब देखो तब वह वही टिका रहता। एक प्रतिबद्ध सेवक के अलावा वह एक अच्छा तबला वादक भी था। अमर के गले में मिठास तो थी ही, और जब कभी उसे समय मिलता वह गुरुद्वारे में गुरबानी के लिए पेश हो जाता। एक तरह से पूरा परिवार ही गुरुद्वारे को समर्पित था। गुरुद्वारे में इस परिवार की बहुत इज्जत थी। हरजीत सिंह का क्रियाक्रम पूरा करने के बाद अमर और प्रभजोत स्वीडन लौट आए। प्रभजोत की जान अमर में बसती थी। वह उसे अकेला कर लुधियाना नहीं जाना चाहती थी। स्टॉकहोम से 17 किलोमीटर की दूरी पर याकोब्सरी शहर में उन्हें अच्छा फ्लैट मिल गया था। यहाँ सैकड़ों भारतीय बसे थे। बहुत से सिख परिवार भी थे, जिसमें प्रभजोत की उन सब के साथ अच्छी निपटी थी। पड़ोस में ही बड़े बसे आनंद कुमार की बेटी रत्ना से अमर को प्यार हो गया तो प्रभजोत बड़ी खुश हुई। और क्योंकि रत्ना पढ़ी लिखी, सुंदर और सुघड़ थी, इसलिए प्रभजोत को भी वो पसंद थी। हरजीत की मृत्यु के ठीक 1 साल बाद ही अमर और रत्ना का विवाह हो गया और जल्दी से ही उन्हें स्वीडिश नागरिकता भी मिल गई। स्वीडन में जब कभी भी ठंड पड़ती, प्रभजोत कुछ महीनों के लिए लुधियाने चली जाती, जहां बेटे, बहू और बेटियों के परिवारों से अच्छी तरह से मिलना जुलना हो जाता। 2 साल के भीतर अमर और रत्ना 2 बच्चों के माँ बाप भी बन गए। सिमरन कौर और अर्जुन सिंह, जिन्हें वो प्यार से सिम्मी और आर्ची बुलाते थे। प्रभजोत उनसे बहुत लाड करती। आर्ची के लिए हलवा बनाती तो सिम्मी खीर के लिए जिद करती। आर्ची को कहानी सुनाती तो सिम्मी पंजाबी गीत की फरमाइश करती। कभी कभी भंगड़े और गिद्दे के संगीत पर खूब नाचते, और जिसमें रत्ना और अमर भी शामिल हो जाते। तो दोस्तों, आगे अब कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच रही है कि सिम्मी और आर्ची जब छोटे थे, प्रभजोत ने बेटे बहू से आग्रह किया कि उन्हें बच्चों को हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाएं भी सिखानी चाहिए ताकि वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। रत्ना का कहना था यदि स्वीडन में रहना है तो उनकी स्वीडिश भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। सोच समझकर ये तय किया गया कि बेबे उनसे पंजाबी में बात करेगी, अमर हिंदी में और रत्ना स्वीडिश में। स्कूल में उन्हें स्वीडिश, अंग्रेजी और जर्मन भी सिखाई जाती थी। स्वीडन और डेनमार्क में सभी बच्चे 4 या 5 भाषाएं आसानी से बोल लेते थे। आर्ची जब 2 साल का ही था, पर वह स्वीडिश, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी चारों भाषाएं समझ सकता था। प्रभजोत को अपने पोता पोती पर बहुत गर्व था। जब वह उन्हें लुधियाने ले जाती तो बच्चे हाथ जोड़कर सबसे सत श्री अकाल करते और गुरुद्वारे जाते तो बड़े जोर से वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह कहते तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगते। इस बार सितंबर होने को आया और लुधियाने से गोविंद की तरफ से कोई फोन नहीं आया कि अमर माँ को कब भेज रहा था। जब अमन ने भाई से बात की तो उसने बताया कि वे छुट्टियां मनाने मसूरी जा रहे थे। 15 दिनों बाद जब अमन ने फिर फोन किया तो परमजीत बीमार थी। उसकी इस टाल मटोल को देखकर अमर और रत्ना ने तय किया कि जब तक गोविंद प्राजी खुद नहीं बुलाएंगे वे माँ को लुधियाने नहीं भेजेंगे। इस तरह से प्रभजोत पहली बार भरी ठंड में स्वीडन में ही रही। बेटा, बहू, पोता पोती के प्यार और सेवा की गरमाई ने उस ठंड को कभी भी महसूस नहीं हो। तो आगे कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि दफ्तर की तरफ से क्रिसमस के एक बड़े उत्सव में अमर और रत्ना दोनों को बुलाया गया था, जिसमें वे सिमी को भी ले जा सकते थे।
उसी दोपहर को स्टॉकहोम में रत्ना के परिवार में सुंदरकांड का भी पाठ था, जिसमें प्रभजोत अवश्य जाना चाहती थी। अमर और रत्ना ने सोचा कि पाठ के बाद वे माँ और आर्ची को छोड़ते हुए क्रिसमस पार्टी के लिए निकल जाएंगे। और पाठ और फिर लंबे कीर्तन के बाद प्रसाद और भोजन समाप्त होते होते 4 बजने को हो गए। और फिर बर्फ की वजह से सड़क पर एक बड़ी लॉरी भी उलट गई थी। ट्रैफिक 1 घंटे तक रुका रहा था। तापमान भी बहुत गिर गया था और सड़कें बर्फ की सिल्लियां बनी हुई थी। घर पहुंचे ही थे कि बच्चों को पार्क में खेलता देख आर्ची जिद करने लगी। बच्चे बर्फ के पुतले बना रहे थे। प्रभजोत ने कहा आर्ची को थोड़ी देर खेलने के बाद उसे घर ले जाएगी। कोड याद है ना बेबे? आहो 1041। उन दोनों को पार्क के पास बाहर उतारकर अमर, रत्ना और सिमी को लेकर चले गए। प्रभजोत एक बेंच पर बैठ गई और आसपास के नज़ारे देखने खेलने लगा। अभी क्रिसमस को पूरा 1 महीना था और पूरा स्वीडन रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से सुसज्जित हो चुका था। पेड़ और झाड़ियां चमक रही थीं। अपने अपने फ्लैटों की खिड़कियों को लोगों ने बिजली के खूबसूरत उपकरणों से सजा लिया था। अपने घर की खिड़की को ढूंढते हुए प्रभजोत को यकायक अपने फ्लैट की याद आई और फिर आर्ची की। इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया? उसका दिल दहल गया। सारे बच्चे कहाँ गए और आर्ची कहाँ है? मैं घबराई हुई इधर से उधर दौड़ने लगी। और मेरे रब्बा, खैर करी। अपने पर्स को उसने ज़मीन पर उलट दिया, पर उसे मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। याद आया कि सुबह उसने चार्ज करने को रखा था। शायद पर्स में डालना भूल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले घर जाए या आर्ची के गुम हो जाने की रिपोर्ट थाने में लिखवाए। मैं पार्क से दूर जाना नहीं चाहती थी और कहीं आर्ची उसे ढूंढता हुआ उधर ना आ निकले। मन में ये भी सोचती। आर्ची आर्ची चिल्लाती हुई प्रभजोत छिपकली की कटी पूंछ की तरह तड़पने लगी। बेबे बेबे पुकारते हुए आर्ची आकर उससे लिपट गया। रब्बा तेरा लख लख शुक्र है। चल पुत्र, आज मैं अपनी आर्ची नू वधिया खीर खिलावांगी। बेबे जी, मैनू ते हलवा खाना है। हमेशा की तरह आर्ची ने जिद की। मेरा पुत्र हलवा खाऊगा? चल छेती कार कोल चलिए। मैं अपने प्यारे पोते लई हलवा ते खीर दोनों ही बनावांगी। तन और मन से थकी और डरी हुई प्रभजोत अभी तक सामान्य नहीं हुई थी। इमारत के बाहर पहुंचकर बोर्ड पर बटन दबाने के लिए हाथ उठाया तो लगा कि जैसे दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। फ्लैट का कोड क्या था? अमन ने मैनू दसिया ते सी 41 विच कोई जम्मिया सी ते होर साडे सिखां दे 10 गुरु 41 ते 10 ए होई ना गल। प्रभजोत को तसल्ली हुई कि उसे फ्लैट का कोड याद आ गया था। ए बुआ खुल क्यों नहीं रहा? प्रभजोत बुड़बुड़ाने लगी। उसने 41-10 के आसपास के सारे कॉम्बिनेशन दबा डाले, पर दरवाजा था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। ये सोचकर कि शायद दस्ताने की वजह से नंबर ठीक ना दबे हों, उसने अपने एक हाथ का दस्ताना उतार दिया और सारे कॉम्बिनेशंस दोबारा दबाए, लेकिन वही ढाक के 3 पात। और इतना तो उसे याद था कि कोड 41 और 10 से संबंधित था, पर वह कोड पर लगे तब ना। गोद की गरमाई पाकर आर्ची शायद सो गया था। थोड़ी ही देर में ठंड से उसके हाथ और पांव यूं अकड़ने लगे जैसे बर्फ की सिल्ली में गाड़ दिए गए हों। दीवार से लगकर किसी तरह वह आर्ची को संभाले हुए थी। उसे आशा थी कि कोई ना कोई निवासी वापस आएगा तो इमारत का मुख्य दरवाजा खुल जाएगा। अंदर आकर तो वह चाबी से अपने घर का दरवाजा खोल ही लेगी। ऐसा लगा जैसे सदियां गुजर गईं और कोई नहीं आया। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थीं। सब अपनी अपनी गर्म बैठकों पर और आरामदायक सोफों पर बैठे चॉकलेट और पर्व संबंधित पकवान के साथ शराब पी रहे थे। प्रभजोत ने चाहा कि अपने दस्ताने को वापस चढ़ा दे, पर आर्ची को संभालते हुए ये संभव न हो पाया। उसका हाथ एकने लगा। एकाएक
उसे सफ़ेद बर्फ की चमक में कहीं कहीं काले धब्बे नजर आने लगे। अपने से अधिक उसे आर्ची की चिंता थी। अपने कोट के बटन खोलने में भी उसे बहुत समय लगा। उसकी उंगलियां जम गई थी। आर्ची को अपने सीने से लगाकर उसने अपना कोट उसके ऊपर उड़ा दिया, पर बटन बंद न कर पाई। इसके पहले कि आर्ची उसके अशक्त हाथों से फिसल कर गिर जाता, उसे लगा कि उसे बैठ जाना चाहिए। लेकिन उसकी लातें कहाँ थी? पंजाबी में कहते हैं लातें। लेकिन उसकी टांगे कहाँ थी? मैं थम से बर्फ पर गिर गई। उसके हाथ और पैर अब पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे, किंतु उसे कोड याद आ गया। 10:41। 10 गुरु। टांगों में भयानक दर्द उठा। शायद रक्तस्राव बंद हो चुका था, रक्त संचार रुक चुका था। रब मेरे आर्ची नु बचाई, प्रार्थना करते करते प्रभुजोत न जाने कब बेहोश हो गई। फटे थैले से निकलती रेत की मानिंद प्रभुजोत का जीवन कुछ देर तक आर्ची की गर्म सांसों पर टिका रहा, जो उसके चेहरे को गरमा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी सुप्रसिद्ध साहित्यकार दिव्या माथुर जी की, जो कि ब्रिटेन से हैं। और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नई कहानी के साथ, किसी नए रचनाकार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।